हेलो स्टूडेंट। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कैसे 1000 सालों के अंदर लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किए और कैसे वो अपने साथ नए कल्चर, नए थॉट्स एक जगह से दूसरी जगह ले गए और उन्हीं में से कुछ ऐसे लोग थे जो अपने आप को राजपुत्र कहलाने लगे। फिर कास्ट सिस्टम आया और सब कास्ट सिस्टम आया। तो आज हम आगे के पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं। जातिज फ्रेम देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स। कह रहा है जो जाति के लोग होते थे एक जाति के, उनके कुछ मतलब वो लोग कैसा बिहेव करेंगे, उनके बिहेव को कंट्रोल करने के लिए उनके जो भी वो डेली सब कुछ करते हैं आपस में, उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए। दीज रेगुलेशन वर इन्फोर्स बाय एन असेंबली ऑफ एल्डर। और जो भी रूल, जो भी नियम, जो भी कायदा बनाया जाता था उसको लागू कौन करवाता था? उस पूरे जो जाति रहती थी, जो कास्ट रहती थी, उसका जो हेड होता था वो उसको लागू करवाता था। और कौन होता था हेड? मोस्टली कोई एल्डर मेंबर जो बड़ा बूढ़ा होता था उस कास्ट का, वही होता था। डिस्क्राइब इन सम एरियाज एट द जाति पंचायत। कुछ एरिया में क्या होता था? जाति पंचायत होती थी। मतलब एक कुछ लोगों का एक ग्रुप होता था एल्डर्स का, जो लोग हेड होते थे वो लोग वहाँ पे एक तरह की जैसे पार्लियामेंट होती है आज की डेट में, इसी तरह की वो उस गांव लेवल पे या उस क्षेत्र लेवल पे वो पार्लियामेंट होती थी। वहाँ पे जो भी डिसीजन लिया जाता था वो सारी जाति को वो मानना पड़ता था। बट जातीज वर आल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेजेस। अब एक विलेज में कई तरह की कास्ट है, तो जो कास्ट है जैसे मान लीजिए कोई विलेज है, उसके अंदर ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं, शूद्र भी हैं, तो कई तरह की कास्ट है। तो अब ब्राह्मण जो कास्ट है वो उनका अपना खुद का रूल कुछ होगा, क्षत्रिय का अपना कास्ट का कुछ रूल होगा, लेकिन ओवरऑल पूरे गांव का भी एक रूल होता था, जो पूरे गांव वालों में जो भी कास्ट है सारी कास्ट को वो फॉलो करना पड़ता था। सेवरल विलेजेस वर गवर्न बाय अ चीफटेन। और कह रहा है इसी तरह से कई गाँव का एक मुखिया होता था, एक सरदार होता था, एक हेड होता था, जो सारे इस तरह के छोटे छोटे जो विलेजेस होते थे उन सबको मिला के एक हेड होता था, जो पूरा उसको गवर्न करता था, मतलब चलाता था। टुगेदर दे वर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ अ स्टेट। इस तरह से बहुत कई सारे विलेजेस मिल के एक स्टेट को फॉर्म करते थे। अब है रीजन एंड एम्पायर। रीजन कहते हैं कोई भी क्षेत्र, कोई भी इलाका, और एम्पायर कहते हैं कोई साम्राज्य। लार्ज स्टेट लाइक दोज ऑफ द चोलास इन चैप्टर 2, तुगलक चैप्टर 3 एंड मुगल्स और मुगल चैप्टर 4। कह रहे लार्ज स्टेट मतलब बड़े बड़े जो स्टेट, बड़े बड़े जो इलाके होते थे, उनमें जैसे चोला जो चैप्टर 2 में हम लोग पढ़ेंगे, तुगलक के बारे में हम लोग चैप्टर 3 में पढ़ेंगे और मुगल्स का चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। इन कंपोज मेनी रीजन, ये लोग कई सारे इलाकों को अपने अंदर कब्जा कर लिए थे, अपने कब्जे में ले लिए थे। ये संस्कृत प्रशती, संस्कृत एक लैंग्वेज होती है, प्रशती कहते हैं एक तरह की तारीफ होती है, राजा वजा को बढ़ा चढ़ा के उनकी तारीफ की जाती है, तो उसको प्रशती बोलते हैं। तो संस्कृत लैंग्वेज में एक प्रशती है जो कि हम लोग चैप्टर 2 में देखेंगे। उसके अंदर क्या है? प्रेजिंग द दिल्ली सुल्तान गयासुद्दीन बलबन। उसमें गयासुद्दीन बलबन जो दिल्ली के सुल्तान थे उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ की गई है। तो और गयासुद्दीन बलबन कब से कब तक थे? 1266 से लेकर 1287 तक। एक्सप्लेन दैट ही वाज द रूलर ऑफ अ वास्ट एम्पायर। उस प्रशती के अंदर जो भी पोएट रहे होंगे, जो उनकी तारीफ किए होंगे, उन्होंने उसके अंदर क्या एक्सप्लेन किया है कि ये जो गयासुद्दीन तुगलक थे, इनका जो एम्पायर था वो बहुत बड़ा था। तो कहाँ, कितना बड़ा था? इनका एम्पायर स्ट्रेचेस फ्रॉम बंगाल गौड़ा इन द ईस्ट टू, मतलब पूर्व में ये बंगाल तक था, जो उस वक्त गौड़ा के नाम से जाना जाता था। गजनी, ये गजना, उस टाइम गजनी जो आज है अफगानिस्तान के अंदर,
वो गज्जना के नाम से जाना जाता था। वेस्ट में मतलब ईस्ट में बंगाल से लेके वेस्ट में ये आपका अफगानिस्तान तक, एंड इंक्लूडेड ऑल ऑफ साउथ इंडिया, और जितना साउथ इंडिया वो भी उनकी सल्तनत में शामिल था। द्राविड़ा उस वक्त बोला जाता था। पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन, कह रहे हैं अलग अलग रीजन के लोग, गौड़ा गौड़ा के, आंध्रा के, केरला के, कर्नाटका के, महाराष्ट्र के एंड गुजरात के अपेरेंटली फ्लीड बिफोर हिज आर्मी। कह रहे हैं कि जब इनकी आर्मी वहाँ जाती थी तो वो लोग भाग जाते थे वहाँ से। Historian regard these as exaggerated claims of conquest। कह रहे कि हिस्टोरियन ने ये जो परिस्थिति जो लिखी गई है कि जो भी एम्परर थे इनका साम्राज्य इतना था, ये लोग इतना जीत गए थे, वो उनका साम्राज्य इतना बड़ा था, कह रहे हैं कि इसको क्या कहते थे, इसको कहते थे एग्जैगरेटेड। मतलब कि ये जो भी लिखा गया है बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखा गया है। रियल में इतने साम्राज्य के लोग नहीं काउंटर करते थे, लेकिन वो बढ़ा चढ़ा के उनकी तारीफ में लिखा जाता था। एट द सेम टाइम दे ट्राई टू अंडरस्टैंड, कह रहे उसी वक्त वो जो भी हिस्टोरियन रहते थे वो कोशिश करते हैं कि ये समझने की कि वाई रूलर केप्ट क्लेमिंग टू हैव कंट्रोल ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। क्यों हर जितने भी एम्परर हैं या रूलर हैं वो क्यों अपना दावा पेश करते हैं कि हमारा इस सब कॉन्टिनेंट के इस इलाके पे यहाँ तक हमारा कंट्रोल है, ऐसा वो क्यों करते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक रूलर्स मेड सच क्लेम। क्या आप सोचते हो कि जो रूलर अपना दावा पेश करते थे कि हमने यहाँ तक जीत लिया है, हमारा साम्राज्य इतना है, क्या ये सही होता था? तो ये आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हो? अब इसमें है लैंग्वेज एंड रीजन, कि क्या कौन सी रीजन की कौन सी ज़बान होती थी। इन 1318 आज भी आप देखिए, जैसे आप जब महाराष्ट्र में जाओगे वहाँ मराठी बोली जाती है, बंगाल में बंगाली बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, बट पूरे इंडिया की अगर लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज देखा जाए तो हिंदी है, इंग्लिश है, मोस्टली ये लैंग्वेज बोली जाती है, लेकिन अपने अपने इलाके की भी लैंग्वेज होती थी। उसी तरह उस ज़माने में कौन से इलाके की कौन सी लैंग्वेज होती थी। तो कह रहे हैं 1318 में एक पोएट थे जिनका नाम था अमीर खुसरो, उन्होंने एक नोट्स बनाए हैं, उसके अंदर क्या लिखा है, ए डिफरेंट लैंग्वेज इन एवरी रीजन ऑफ दिस लैंड, कि इस इंडिया के अंदर या जो भी उस वक्त इंडिया जितना बड़ा था उसके अंदर बहुत तरह की लैंग्वेज होती थी। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री इन सदर्न कर्नाटका, ठीक है, तेलंगानी इन आंध्र प्रदेश में, गुजारी इन गुजरात में, मबारी इन तमिलनाडु में, गौरी बंगाल में, अवधी इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, एंड हिंदावी ये इन द एरिया अराउंड दिल्ली के नज़दीक जितने भी एरिया थे वहाँ पे हिंदावी बोली जाती थी। तो अलग अलग स्टेट में, अलग अलग राज्य में अलग अलग लैंग्वेज उस वक्त बोली जाती थी। अमीर खुसरो वेंट ऑन टू एक्सप्लेन दैट, और साथ ही अमीर खुसरो ने और क्या बताया कि इन कंट्रास्ट टू दीज लैंग्वेजेस, इस जैसे ये सारी लैंग्वेज थी इसके उल्टे अगर देखा जाए, देयर वाज संस्कृत, एक लैंग्वेज थी संस्कृत विच डिड नॉट बिलोंग टू एनी रीजन, वो किसी एक क्षेत्र की लैंग्वेज नहीं थी बल्कि वो पूरे ओवरऑल हर क्षेत्र में बोली जाती थी। इट वाज एन ओल्ड लैंग्वेज, ये बहुत ही पुरानी लैंग्वेज थी संस्कृत, एंड कॉमन पीपल डोंट नो इट, और कॉमन पीपल उसको नहीं समझते थे, मतलब संस्कृत को वो अच्छे से नहीं जानते थे। ओनली द ब्राह्मण्स डू, इसको केवल ब्राह्मण लोग बोलते थे। मेक ए लिस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस मेंशन बाय अमीर खुसरो, कह रहे कि आप एक लिस्ट बनाइए ये सारी लैंग्वेजेस को जिसका जिक्र अमीर खुसरो ने किया है। प्रिपेयर अनदर लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ लैंग्वेज स्पोकन टुडे इन द रीजन ही मेंशन, कह रहे कि और एक लिस्ट बनाइए जिसके अंदर आज की डेट में जो स्टेट को उन्होंने जिक्र किया है, जैसे सिंध, बंगाल, इस तरह का, वहाँ पे आज क्या बोली जा रही है उसका भी नाम आप मेंशन करिए। अंडरलाइन नेम दैट आर सिमिलर, अब दोनों मैच कराइए, जो अमीर खुसरो ने जो लैंग्वेज बताई है और जो आज की डेट में उसी जगह पे बोली जाती है, देखिए उनमें से कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो सेम है, आज भी वही है, और कौन कौन सी लैंग्वेज है जो बदल चुकी है। डिड यू नोटिस दैट द नेम बाई
विच लैंग्वेजेस आर नोन हैव चेंज ओवर टाइम। कह रहे बहुत सारी लैंग्वेजेस धीरे धीरे चेंज हुई, उनका नाम भी बदल गया, उनके अंदर कुछ ग्रामेटिकली कुछ चेंज आया है। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के पैराग्राफ पढ़ेंगे। थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल सोशल स्टडीज विद फरहान सर को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि मेरी अपकमिंग वीडियो आपको मिलती रहे। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।